एक लड़का दिल्ली की तंग गलियों से निकलता है। जेब में छुट्टे तक नहीं होते, लेकिन आंखों में होते हैं करोड़ों के सपने। जब वो मुंबई आता है तो सिर्फ एक चीज लेकर, जुनून। आज दुनिया उसे किंग ऑफ बॉलीवुड कहती है, लेकिन असली कहानी अब तक सबसे छुपी हुई है। शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि सोच समझकर कदम रखने वाला एक बिजनेस जीनियस है। उसने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया है जिसका साइज 6000 से भी ज्यादा है। आपको लग रहा होगा कि ये दौलत उसने फिल्मों से कमाई होगी, लेकिन रियलिटी ये है कि उसकी टोटल नेटवर्थ में फिल्मों का हिस्सा सबसे छोटा है। मैं फिल्मों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेता, लेकिन मैं दूसरे काम इतने करता हूँ और उनसे कमाता हूँ और उनसे खाता हूँ। रेड चिलीज हो, KKR हो, दुबई का विला या लंदन का बंगला, शाहरुख ने हर कदम सिर्फ शोहरत के लिए नहीं, बल्कि इस तरह उठाया जैसे उसका हर डिसीजन एक बिजनेस मास्टर स्ट्रोक हो। शाहरुख की इस एक्टर की पर्सनालिटी के पीछे छुपा है एक जीनियस बिजनेस माइंड है, जो दुनिया से पूरी तरह छुपा हुआ है। और आज इस वीडियो में हम शाहरुख खान के उन छुपे हुए बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स का राज खोलने वाले हैं, जिसे आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, और जो उसे सिर्फ किंग ऑफ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि बिजनेस किंग ऑफ बॉलीवुड भी बनाते हैं। SRK दिल्ली के राजेंद्र नगर की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। SRK जब 15 साल के थे तो उनके सिर से पिता का साया उठ गया था, जिस वजह से उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं रही। इसी तरह SRK ने जब 22 साल की उम्र में 1988 में हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो अगले 2-3 साल तक उन्होंने छोटे मोटे सीरियल्स और टीवी शो में काम किया। क्योंकि SRK शुरू से ही एक्टिंग को लेकर पैशनेट थे, इसलिए उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। ये बताओ मुंबई क्यों जाना? किसी की तलाश में? किसकी? कामयाबी। और फिर क्या, अप्रैल 1991 में सिटी ऑफ ड्रीम्स यानी मुंबई में SRK की एंट्री हो चुकी थी। चूंकि SRK पहले ही कुछ टीवी शोज और सीरियल्स में काम कर चुके थे, इसलिए उनकी एक्टिंग और हार्ड वर्क को देखते हुए उन्हें पहले ही साल कई फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। उन्हें उसी साल दीवाना, राजू बान गाया जेंटलमैन, चमत्कार और दिल आशना हाय जैसी 4 फिल्में साइन करनी पड़ी। और अगले ही साल 1992 में जब SRK की पहली फिल्म दीवाना रिलीज हुई, तो जैसे थिएटर में आग लग गई। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसी तरह 1998 तक SRK ने बाजीगर, दार, कभी हाँ कभी ना, करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी ढेरों हिट फिल्मों से खुद को बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल कर लिया। लेकिन जहां एक तरफ शाहरुख का करियर अपने पीक पर था, वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन, जो 70 के दशक एक के बाद एक हिट दे रहे थे, उनका करियर अपने लोवेस्ट फेज में था। ये बात शाहरुख खान को बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत जोखिम भरा करियर पाथ है। अगर आज उनका करियर पीक पर है, तो डाउनफॉल आने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए SRK का माइंडसेट और विजन बिजनेस की तरफ शिफ्ट हुआ और उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन का बिजनेस करने का फैसला किया। लेकिन यही फैसला उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि SRK को अगले कुछ ही सालों में फिल्म प्रोडक्शन का बिजनेस बंद करना पड़ा? 1999 में SRK ने जूही चावला और आजिज मिर्जा के साथ मिलकर एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड की शुरुआत की। और अगले ही साल 1 जनवरी 2001 को इस कंपनी की पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 7 करोड़ के बजट में बनाई गई। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लेकिन फेलियर किस बिजनेस में नहीं आते, इसलिए पहली फिल्म की नाकामी को नजरअंदाज करते हुए ड्रीम्स अनलिमिटेड ने दोबारा कोशिश की। इस बार 12 करोड़ के बड़े बजट में एक नई फिल्म बनाई गई। 26 अक्टूबर 2001 को अशोका रिलीज हुई। गेस व्हाट, ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। लगातार 2 बड़ी फिल्मों के फ्लॉप होने से कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। लेकिन एक आखिरी मौका देने का फैसला हुआ। 13 जून 2003 को चलते चलते रिलीज हुई। फिल्म ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन इतना नहीं कि पिछले 2 फिल्मों के लॉसेस को रिकवर किया जा सके। प्रोमोटर्स जूही चावला और अजीज मिर्जा अब और लॉस नहीं झेल सकते थे, इसलिए SRK ने 7 मई 2002 को अपनी वाइफ गौरी के साथ मिलकर इस प्रोडक्शन हाउस को एक नए नाम से रीब्रांड किया, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। अब इस नई कंपनी में जूही और अजीज पार्टनर नहीं थे। पूरी ओनरशिप SRK और गौरी खान के पास थी, और यही फैसला SRK की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। 2004 में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की पहली फिल्म मेन हूं ना 25 करोड़ के बजट में रिलीज हुई। पहली ही फिल्म सुपरहिट हो गई और 2004 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। एक साल बाद 2005 में पहेलियां 14 करोड़ के बजट में। इस फिल्म को भी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन अगला कदम शाहरुख की किस्मत ही बदलने वाला था।
2007 में रेड चिलीज की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म ओम शांति ओम बनाई गई 40 करोड़ के बजट में 9 नवंबर 2007 को रिलीज हुई और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 184 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ ये साल की सबसे बड़ी हिट बन गई। 2005 में एसआरके ने इसके वीएफएक्स डिपार्टमेंट को अलग कंपनी बना दिया, आरसी वीएफएक्स। इसके बाद टीवी और डिजिटल के लिए आरसी इडियट बॉक्स नाम से एक और कंपनी बनी। अब तक शाहरुख खान का एक्टिंग करियर भी पीक पर था और उनकी कंपनी करोड़ों का मुनाफा दे रही थी, लेकिन फिर 2008 में एसआरके ने एक ऐसे बिजनेस में करोड़ों का निवेश किया जो उन्हें बॉलीवुड का सबसे रिचेस्ट एक्टर बना देगा। दैट इज जब 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल लॉन्च किया तो शाहरुख ने 75 करोड़ में केकेआर की फ्रेंचाइजी खरीद ली, लेकिन यहाँ एसआरके ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। जब केकेआर को 2008 में मैदान में उतारा गया तो टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2009 में भी केकेआर हार और 2010 में फिर से हारकर वापस लौटे। लगातार 3 साल हारने के बाद केकेआर तो बस एक मजाक बनकर रह गई। फिर आया 2011। एसआरके ने 11 करोड़ रुपए में गौतम गंभीर को खरीदा और टीम का कप्तान बना दिया और यहीं से केकेआर का पूरा फ्यूचर बदलने वाला था। 2012 में गंभीर की कप्तानी में केकेआर ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती और 2014 में दोबारा मैदान में झंडा लहराया और दूसरी बार आईपीएल जीती। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वानखेड़े स्टेडियम में एसआरके और बीसीसीआई के एक गार्ड के बीच टकराव हो गया, या यूँ कहो एसआरके का दिल्ली वाला रूप बाहर आ गया। 17 मई को वानखेड़े स्टेडियम में काफी गुस्सा कर दिया था। तो वहाँ एक इंसान थे जिन्होंने कुछ थोड़ा सा ऐसा शब्द यूज किया जो मुझे हिंदी दिल्ली वाला होने के हिसाब से गाली लगा। और हालांकि वो मराठी के अंदर भी थोड़ी बदतमीजी की बात है, थोड़ी सी मतलब रिलीजियस ऐसा कुछ गलत था वो। तो मुझे किसी ने बताया तो मैं फिर पागल हो गया और मैं उनको मारने के लिए गया। मार सका नहीं मैं उनको, क्योंकि मुझे इस वजह से एसआरके को 4 साल के लिए वानखेड़े स्टेडियम से बैन कर दिया गया। हालांकि 2 साल बाद ये बैन हटा लिया गया था, लेकिन एसआरके अब किसी और ही सोच में थे। वो केकेआर को सिर्फ इंडिया तक नहीं ग्लोबली ले जाना चाहते थे। 2015 में एसआरके ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी केकेआर के नाम से एक टीम बना ली और इस टीम ने सीपीएल में 2015, 2017, 2018 और 2020 में ट्रॉफी जीतकर खुद को साबित कर दिया। कुछ साल बाद जब अमेरिका में क्रिकेट का क्रेज बढ़ने लगा तो 2023 में एसआरके ने एमएलएससी यानी मेजर लीग क्रिकेट में भी केकेआर की टीम लॉन्च कर दी और यहाँ भी नहीं रुके। एसआरके ने यूएई की ILT20 यानी इंटरनेशनल लीग T20 में भी अबू धाबी नाइट राइडर्स के नाम से एक टीम खरीद ली और ये ग्रुप हर साल शाहरुख खान को करीब 78 से 80 करोड़ का प्रॉफिट देता है। शाहरुख खान की आईपीएल बिजनेस चर्चा आज पूरी दुनिया में है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक और बड़ा बिजनेस एम्पायर भी है।